नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारीकरण योजना के अंतर्गत देश में एक जिला एक उत्पाद ब्रांड पर आधारित 12,024 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मंजूर। राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने मंगलवार को लोकसभा में लिखित उत्तर में दी जानकारी। वाराणसी से किसानों द्वारा उगाए गए गुलाब के फूल और गन्ना के साथ कई तरह के दूसरे उत्पाद दुबई भेजने की तैयारी कर रहा है एपिडा। इससे वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के काफी किसानों को होगा फायदा। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में किसान द्वारा हाइब्रिड प्याज की जा रही है बुआई। साथ ही किसानों को तैयार हाइब्रिड प्याज की पौध बेचकर कमाया जा रहा है अच्छा मुनाफा। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश के चलते 10 लोगों की मौत। राहत और बचाव अभियान में जुटी भारतीय सेना। और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारीकरण योजना के अंतर्गत देश में एक जिला एक उत्पाद ब्रांड पर आधारित 12,024 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मंजूर की गई है, जिनमें से 109 इकाइयां राजस्थान में, 756 इकाइयां उत्तर प्रदेश में, 69 इकाइयां गुजरात में और 240 इकाइयां ओडिशा में हैं। ये जानकारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे के द्वारा मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी गई। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 2018-19 से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र योजना ऑपरेशन ग्रीन्स कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य किसानों की मूल्य प्राप्ति को बढ़ाना और फसल के बाद के घाटे को कम करना है। योजना के तहत कुल परियोजना की लागत 2,457.49 करोड़ रुपए के लिए 6,334 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के साथ चिन्हित उत्पादन क्लस्टरों में पात्र फसलों के लिए देश भर में 53 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये जानकारी भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। और पिछले 9 वर्षों अर्थात साल 2014-15 से 2022-23 तक अंतर्देशीय मछली उत्पादन में तीव्र बढ़ोतरी देखी गई है। कुल अंतर्देशीय मछली उत्पादन साल 2014-15 के 66.87 लाख टन से बढ़कर 2022-2023 में 131.13 लाख टन हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन के लिए पिछले 3 वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 4,810 करोड़ रुपए का केंद्रीय बजट आवंटित किया गया है। वहीं 2014-15 से लेकर 2022-23 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में 5.38% की औसत सालाना वृद्धि दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों में कुल मछली उत्पादन 2014-15 में 4.03 लाख टन था, जो वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बढ़कर 6.04 लाख टन के उच्चतम उत्पादन तक पहुंच गया है। ये जानकारी केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला के द्वारा मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी गई। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर गुलाब के फूल और गन्ना दुबई भेजने का अवसर है और ये जुटान यहां पर हुआ है उन किसानों का जिनका उत्पाद विदेशों को भेजा जाता है। इस अवसर पर एपिडा के चेयरमैन अभिषेक देव ने किसानों से बात करके उन्हें प्रोत्साहित किया और डीडी न्यूज से खास बातचीत में काशी से विदेशों को भेजे जा रहे उत्पादों के लिए अपनी खुशी जाहिर की। अभिषेक देव जी हैं काशी में, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी संस्था के लिए भी और जो एफपीओज के किसान हैं उनके लिए भी? आज की डेट में अगर देखा जाए तो यूपी हमारे जो एपिडा के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम अब तीसरे स्थान पे आ गया है यूपी, और हमारी पूरी अथक प्रयास है कि हम उसमें और भी अच्छा करें। तो जो आज का जो सोने पे सुहागे वाली बात ये है कि जो एक्सपोर्टर हैं हमारे, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जो किसान खुद ही मतलब अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें कोई मिडिल मैन नहीं है। तो
तो इससे जो उसका आमदनी होती है सीधे डायरेक्ट किसान को जाती है। तो आप देखेंगे कि 3 इसमें FPO हैं और तरह तरह के वो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फूल ले लीजिए आप, गुलाब के फूल हैं, गेंदे के फूल हैं, फिर गन्ना भी है बीच में आपका लहसुन भी है, तरह तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो कि लोकली सोर्स्ड हुए हैं। इसको हम आपका मिडल ईस्ट भेज रहे हैं, तरह तरह के फूल हम भेज रहे हैं दुबई में। फिर हमारे इसमें गन्ना भी है, गन्ना का भी एक सैंपल हम भेज रहे हैं कि वहाँ पर वो कहते हैं कि गन्ने का डायरेक्टली वो मशीन है वहाँ से जूस निकालते हैं, तो वो एक नया प्रोडक्ट ये सैंपल के तौर पे भेज रहे हैं। फिर इसमें तरह तरह की हम सब्जियाँ भेज रहे हैं, अपना लहसुन भेज रहे हैं, आपका मिर्चा भेज रहे हैं। तो इस तरह हमने भी पिछली बार भी अभी करा था, सिंघाड़े का करा था एक्सपोर्ट, उससे पहले हमने केले का करा था। तो ये हम नई नई चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं ताकि नई नई मार्केट्स खुले, नई नई प्रोडक्ट्स खुलें और कैसे हमारे किसानों को भी अच्छा लाभ हो। मतलब इससे गेंदे के फूल हैं, गुलाब विशेष रूप से भेजा जा रहा है और गन्ना भी, क्योंकि वहाँ पर उनके पास ऐसी व्यवस्था है कि गन्ने का रस निकालने का एक अलग यंत्र है। तो ये एपीडा जो कार्य कर रहा है काशी और इसके आसपास के जिलों के किसानों के लिए अपने आप में सराहनीय है। डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, वाराणसी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक किसान हाइब्रिड प्याज की बुआई कर रहा है और किसानों को तैयार हाइब्रिड प्याज के पौधे बेचकर अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहा है। आलू और लहसुन जैसी पारंपरिक फसलों से हटकर सोमराज ने कहा कि इस साल सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए संकर प्याज के बीज को बोकर विश्वास की छलांग लगाई है। हमने पारंपरिक रूप से आलू, लहसुन, हल्दी, फूल और प्याज जैसी विभिन्न फसलें उगाई हैं। इस साल हमने संकर प्याज के बीज बोकर एक कदम आगे बढ़ाया है। हमने पहले ही पड़ोसी गांवों से सकारात्मक रुचि देखी जो कि वृद्धि का संकेत है। सोमराज की सफलता की खबर तेजी से पड़ोसी गांवों में फैल गई, जिससे संकर बीजों में उत्सुकता और दिलचस्पी जाग गई। दूसरे गाँव के किसान सोमराज की समृद्धि से प्रभावित होकर उनका अनुसरण करने के लिए उत्सुक हैं। ये हाई ग्रेड भी है, ये अभी थोड़ा लेट हो गए थे ना हम देने को, फीवर भी ये अच्छा चला है। बड़े बड़े दूरों के गांव के लोग आए हैं, कालडी तो आए हैं, कालडी से आए हैं, बलेत्र से आए हैं, कसूरी से, माननी से, तनाल से, टालपुर से आए हैं, आज लोड से भी आए थे। बड़े बड़े दूरों के लोग आए हैं, सब प्रूली ले रहे हैं इधर से। इस साल 1 kg की दी है, अगले साल हम कोई 2-4 kg का देंगे। इसका फायदा बहुत है। इसका हम तरमाड़ा से आए हैं, प्रूली लेने के प्याज के हाईब्रिड बीज है ये, इसका हमें फायदा लेना है। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं ये लेने के लिए। गवर्नमेंट में बैलों ने ये बीज दिया है। जो हम देसी बीज लगाते हैं उसका कम फायदा होता है, ये हाइब्रिड बीज है इसका ज्यादा फायदा होगा। मैग वाले हमें गाइड करते हैं ये बीज लगाओ, ये लगाओ, ये इसका अच्छा फायदा होगा, ये बीज बहुत बढ़िया है, हम यही लगाएंगे अच्छा बीज। फार्मर्स का जो वेजिटेबल में है उसको इनकम अपने आप बढ़ जाती है। जब एक कनाल में दूसरी क्रॉप्स लगाता है तो उसको 2 से 3 हज़ार रुपया मिलता है पर कनाल। पर जो वेजिटेबल लगाता है तो उसको उसकी इनकम जो है 20 से 25 हज़ार तक हो जाती है। वेजिटेबल में हमने कोशिश किया है कि फार्मर्स को हम हाइब्रिड वेजिटेबल की तरफ लाएं और इसी के अंतर्गत हम फार्मर्स को इस बार ओनियन जो प्याज की खेती की तरफ ध्यान दिया है। पूरे उधमपुर में 340 हेक्टेयर के करीब हमारी ओनियन की खेती होती है, पर फार्मर्स जो है वो पहले देसी और वो जो अपने बीज लगाता था, हमने उसको इस बार हाइब्रिड वेजिटेबल की तरफ लाया है। और हाइब्रिड वेजिटेबल में जो अपना ओनियन का है, ओनियन की जो पनीरी तैयार की जाती है, जो वो उसके काफ़ी दाम मिलते हैं। किसान देश की जान है। भारत की अर्थव्यवस्था में किसानों को बहुत बड़ा योगदान है। खेती और पशुपालन में किसान साल दर साल नए कीर्तिमान रच रहे हैं। बिहार के किसान भी बिल्कुल पीछे नहीं है। प्राकृतिक खेती और गौपालन में नवादा के मनोज कुमार और रोशन कुमार ने सबका दिल जीता है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधान भारत में बिहार के किसान का योगदान। मिलीनियर्स फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड में रचा इतिहास। नवादा के कचिया गांव की किसानी ने जीता दिल। गौपालन में रोशन ने किया बिहार का नाम रोशन। मनोज कुमार और रोशन कुमार, इन्होंने प्राकृतिक खेती और गौ पालन के नए तरीकों से नया कीर्तिमान रचा है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने इन किसानों को सम्मानित किया। मनोज कुमार को प्राकृतिक खेती के लिए अवार्ड मिला। 2 दशक के अधिक समय से मनोज जीरो टीलेज से खेती करते आ रहे हैं। वो अवशेषों को खाद के रूप में उपयोग करते हैं। अवार्ड मिलने से खुश किसान मनोज ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। मैसेज गया ICR कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से ICR दिल्ली तक, जिसके कारण आज हमें ये अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड है ये। और हमें आज बहुत गर्व की बात है
कि इस गांव में खेती करते हुए किसानों को आज नेशनल अवार्ड नेशनल मंच से मिलता है। कछिया के रोशन कुमार को देसी नस्ल के गौ पालन को लेकर सम्मानित किया गया। रोशन कुमार कई सालों से देसी नस्ल की गायों का पालन कर रहे हैं। उनके गौशाला में 80 से अधिक गाय हैं। गायों के पालन के साथ साथ खेती में भी बहुत सुधार हुआ है। देसी गौ पालन करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो विटामिन पाया जाता है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अदर जो दूध है उससे बहुत ज़्यादा है और जो भी मनुष्य जो इसका प्रयोग दूध जो करते हैं उनके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। किसान मनोज और रोशन की कोशिशों का नतीजा है कि कछिया गांव प्राकृतिक खेती में आगे बढ़ता जा रहा है। इस पुरस्कार के क्या परिणाम देखने को मिल रहे हैं, कछिया गांव के किसानों से ही सुनिए। फसल जो हार्वेस्टर से कटता है उसका अवशेष को इकट्ठा किया जाता है। जैसे धान का पराली हुआ, गेहूं का हुआ अस्ट्रा, उसका भूसा बनाया जाता है। गांव में कोई लोग जलाते नहीं हैं भूसा, पुआल या तो अस्ट्रा को। इससे गांव में जो भी खेती है खेती में उर्वरक शक्ति बढ़ रहा है। 6 वर्ष से हमारे यहाँ प्राकृतिक कृषि हो रहा है, जिसमें अवशेष का जो है रेजिड्यू मैनेजमेंट करते हैं हम लोग हैं। फसल उगाने के बाद जो उसका एक्स्ट्रा जो बचता है, पुआल हो या गेहूं का एक्स्ट्रा हो, उसको हम लोग आग नहीं लगाते हैं, उसको बना के गौपालन में जाता है, जिससे कि हमारा मिट्टी का उर्वरा शक्ति भी बढ़ रहा है। और हम नहीं, पूरे गांव में हमारे यहाँ पूरे गांव में 0 टिले से भी खेती होता है, जिससे पानी का भी बचत है, पानी का भी बचत हो रहा है और पैदावार भी दुगना हो गया है। देखे तो कभी कभी छोटी सी शुरुआत बड़े बदलाव की वजह बन जाती है। कछिया के मनोज और रोशन की शुरुआत इसी का उदाहरण है। दूरदर्शन समाचार के लिए नवादा से अशोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट। राजधानी नई दिल्ली स्थित राजघाट परिसर में मिलेट्स मेले का आयोजन चल रहा है। खेती विरासत द्वारा आयोजित इस मिलेट्स महोत्सव में देश भर से आए प्रगतिशील किसानों के स्टॉल लगे हुए हैं। इनमें महाराष्ट्र के सोलापुर के प्रगतिशील किसानों ने भी अपने स्टॉल लगाए हैं। मेले के जरिए मिलेट्स को कितना बढ़ावा मिलेगा, इस विषय पर महाराष्ट्र के सोलापुर के प्रगतिशील किसान और विधायक नू सिंह से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। भारत सरकार मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है और इसी क्रम में राजधानी दिल्ली स्थित राजघाट में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में भाग लेने के लिए सोलापुर के विधायक नरसिंह भी आए हुए हैं। आइए बात करते हैं। सर, अगर बात करें आज जनप्रतिनिधि, श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है, आप भी कर रहे हैं, आपके प्रगतिशील किसान भी यहाँ आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये देखो, एक भूमि है, किसानों की भूमि है। आज भी हम कहते हैं कि भारत में 70% किसानों की आज ज़मीन है और 30% हम शहर के लोग रहते हैं। जब किसान अनाज उगाएगा तभी हम उससे अच्छी तरह से अमल कर सकते हैं। मोदी जी के राज में हम तो पूरे भारतवर्षों को मुफ्त में अनाज दे रहे, 70 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे, मुफ्त में दे रहे, और विदेश में भी हम अनाज भेज रहे, फल भेज रहे, फूल भेज रहे हैं। ये तरक्की जो हो गई है, ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की कृपा से ये पूरा यहाँ पे जो संभव है वो हो रहा है। और मुझे विश्वास है आने वाले समय भारत तो कृषि प्रधान देश है और आगे रहेगा। और आगे अपनी इतनी ज़मीन है, मैं देखा जब भारत में घूमता हूँ मैं, कि नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ तक, वेस्ट से लेके ईस्ट तक भारत में बहुत ज़मीन आज भी पड़ी हुई है। उससे अच्छी तरह से हम फसल उगाएंगे तो अनाज इतना पैदा होगा कि देश की तरक्की हर जिला में हमें एयर कार्गो की निर्मित करना पड़ेगा। पोषक अनाज कौन कौन से उगते हैं, मिलेट्स जिनको हम बोलते हैं, उनकी खेती कहाँ कहाँ होती है और कितने जिलों में और क्या क्या? महाराष्ट्र में जो हमारे अलग अलग विभाग है, हमारे पश्चिम महाराष्ट्र जो हम बोलते हैं, हमारे यहाँ पे एक तो ज्वारी बनती है, जैसे हुडा खा रहा है, अभी खा रहा है, उसके बाद अनार बनते हैं, अंगूर बनते हैं और केला जो हमारे यहाँ बनता है। उसके अलावा नागपुर साइड में जाओगे संतरा बनता है, वो भी हम बहुत से संतरे हम विदेश में भेज देते हैं, उसकी मिठाई बनाते हैं। और हमारी जो ज्वारी की रोटी है, आपको पता नहीं, हम रोटी बना के आज देश विदेश में के लोगों को हम भेजते थे, वो आराम से रोटी खा सकते हैं, उनको रोजगार मिला है, लाखों लोगों को रोजगार मिला है उससे। मिलेट्स मेला लगा हुआ है, महाराष्ट्र के किसान भी आए हैं, कितना फायदेमंद है किसानों को देश के कृषि उत्पादों को बिक्री के और रोजगार व्यापार के? हम तो बोलते हैं ना, भारत देश विविधता में एकता है। हर देश के हर गांव में अलग अलग फसल उगती है
बाकी अलग क्वालिटी होती है। जैसे हमारे शोलापुर के हमारे कशरत भतगुंगी, उन्होंने यहाँ पे जो ये हुरडा का रखा है। हुरडा सिर्फ महाराष्ट्र में बनता है, महाराष्ट्र में शोलापुर डिस्ट्रिक्ट का और पश्चिम महाराष्ट्र बनता है, इसका कहीं बनता नहीं। तो जब यहाँ पे लोग आएंगे हुरडा खाएंगे, उनका क्या क्या बहुत बढ़िया है, तो इसका प्रचार होगा ना। तो इसमें हमारे कशरत जैसे हमारे जो कार्यकर्ता किसान हैं वो हर राज्य में जाके उसका प्रोडक्ट वहाँ पे बेचेंगे और अपनी आप कमाई करेंगे। और इसका स्वाद जो है, वो मिठास जो है, इससे हेल्दी है ये, इससे एक टॉनिक है ये, इससे अपने को ताकत आएगी। वो ये सब ऐसे प्रचार हम करने के लिए ये माध्यम बहुत बढ़िया है। और मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सबको यहाँ पे बुलाया है, सबके क्वालिटी देखने को लिए यहाँ पे हमको आपने प्रोत्साहित किया है। तो ये थे महाराष्ट्र के सोलापुर से विधायक नरसिंह, जिनका मानना है कि श्री अन्न को भारत सरकार ने केवल बढ़ावा दे रही है, बल्कि इनके उत्पादों की बिक्री के लिए रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं बढ़ाने के लिए मेले भी आयोजित कर रही है। मेरे सहयोगी कैमरामैन ललित के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और रुख करते हैं तमिलनाडु का। तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए। भारी बारिश के कारण अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। सेना के जवान स्थिति में निपटने के लिए मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। अलग अलग इलाकों में फंसे लोगों को सफलतापूर्वक निकाला जा रहा है। हेलीकॉप्टरों की मदद से प्रभावित लोगों को भोजन के पैकेट और अन्य राहत सामग्री वितरित की जा रही है। तिरुनेलवेली और तूतीकुरुन में सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। लोगों को घरों के अंदर रहने और जल निकायों के पास न जाने के लिए कहा गया है। तिरुनेलवेली में तिमारा परानी नदी भी उफान पर है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चक्रवाती तूफान मिचोंग और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश से हुए नुकसान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। उन्होंने पीएम मोदी से आपदा राहत कोष प्रदान करने का अनुरोध भी किया है। देश के कई हिस्सों में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। राजधानी दिल्ली में हवा की रफ्तार तेज रही, इससे दिन भर ठिठुरन बनी रही। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोहरे की संभावना जताई है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। वहीं असम के गुवाहाटी में शीत लहर के कारण पारा 11-12 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर की दाल में 425 रुपए प्रति क्विंटल की हुई है। इसके अलावा सरसों का एमएसपी 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। गेहूं और कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बात जौ और चने की करें तो जौ की एमएसपी में 115 रुपए प्रति क्विंटल और चने की एमएसपी में 105 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। गेहूं, जौ, चना, सरसों और मसूर दाल की एमएसपी पर नजर डालें तो रबी गेहूं की एमएसपी साल 2023-24 में 2125 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर 2275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। रबी जौ की एमएसपी बीते साल 1735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1850 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। चने की बात करें तो साल 2023-24 में रबी चने की एमएसपी 5335 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसमें 105 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और अब इसकी एमएसपी 5440 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। मसूर की दाल की एमएसपी में 425 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 6000 रुपए बढ़कर 6425 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। सरसों की एमएसपी पर नजर डालें तो इसकी एमएसपी साल 2023-24 में 5450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5650 रुपए तय किया गया है। गौरतलब है कि सरकार खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, किसानों की आय में इजाफा करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए तिलहन, दलहन और मोटे अनाजों की उपज बढ़ाने के मकसद से फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है।
देश में पैदा की जाने वाली मुख्य मिलेट फसलों यानी मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा और रागी आते हैं। छोटे मिलेट फसलों में कोदो, कुटकी और सवा जैसी फसलों की खेती की जाती है। हमारे पूर्वज और किसान मोटे अनाज की पैदावार पर निर्भर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक कई दशक पहले देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में मोटे अनाज की हिस्सेदारी 40% थी। ये अनाज कम पानी और कम उपजाऊ भूमि में भी उग जाते हैं। ज्वार, बाजरा और मक्का जैसे मोटे अनाज में पौष्टिकता की भरमार होती है। यही वजह है कि इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाने लगा है। भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा मोटा अनाज का उत्पादन किया जाता है, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल हैं। मोटा अनाज के निर्यात का हिस्सा कुल उत्पादन का सिर्फ 1% है। अनुमान है कि साल 2025 तक मोटे अनाज का बाजार मौजूदा समय में $9 बिलियन बजाय मूल्य से बढ़कर $12 बिलियन हो जाएगा। एपिडा के मुताबिक इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनाज उत्पादों में बढ़ोतरी हुई है। भारत में साल 2022-23 के दौरान 3801.18 मीट्रिक टन से निहित अन्य अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न यानी मिलेट्स का निर्यात किया है, जिसकी कीमत 27.40 करोड़ रुपए है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया और कतर को निर्यात किया है। भारत में 16 प्रमुख किस्मों के मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, सवा, कुटकी शामिल हैं। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए जारी प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ मोटे अनाजों की पैदावार 351.37 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जबकि 350.91 लाख मीट्रिक टन औसत मोटे अनाजों की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। वहीं बात श्री अन्न की करें तो साल 2023-24 के दौरान श्री अन्न की पैदावार 126.55 लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद है। आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। जम्मू कश्मीर के किसान सरसों, गेहूं, मटर और मसूर की फसलों की विशेष देखभाल करें। इनके खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। जम्मू कश्मीर के किसान इस समय प्याज और लहसुन की बुआई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ गाजर, मूली, शलगम, पत्ता गोभी और नोल खोल की बुआई भी की जा सकती है। इनके खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। यहाँ फूलों की खेती कर रहे किसान फूलों को बर्फबारी से बचाने के लिए उपाय कर लें। जम्मू कश्मीर में इस समय ट्यूलिप, आइरिस, डैफोडिल और जलकुंभी जैसे पौधे लगाए जा सकते हैं। इन्हें क्षति से बचाने के लिए पेड़ों और झाड़ियों की छटाई करते रहें। वहीं जम्मू के किसान तिलहन और सरसों की 30 दिन पहले बोई फसल में नाइट्रोजन की खुराक डालें। जम्मू में पत्ता गोभी, फूल गोभी और नोल खोल की इल्ली से बचने के लिए इमीडाइक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। जम्मू में आलू की फसल में झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाएं छिड़कें। हिमाचल प्रदेश के किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली में टिड्डी से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़के। हिमाचल प्रदेश में लहसुन और मटर की फसल की समय पर सिंचाई करें। यहाँ के किसान प्याज की 35 या 45 दिन पहले बोई गई फसल में गोबर की खाद डालें। हिमाचल प्रदेश में गेहूं की फसल में यूरिया की खुराक डालें। पंजाब के किसान सभी सब्जियों की समय पर सिंचाई करें। यहाँ के किसान फूल गोभी की देर से पकने वाली किस्मों की बुआई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ धनिया, मूली, शलगम, लहसुन और मटर की विभिन्न किस्मों की बुआई की जा सकती है। पंजाब में ही टमाटर, बैंगन और शिमला मिर्च की नर्सरी भी लगाई जा सकती है। और अब कुछ जानते हैं खास खबरें। खास खबर में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और संसद परिसर में सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति के
संवैधानिक पद का अपमान करने वाले गंभीर दुर्व्यवहार के बारे में अपनी गहरी चिंता और पीड़ा से उन्हें अवगत कराया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष लगातार एक संवैधानिक पद का अपमान कर रहा है जो बेहद निंदनीय है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रेस वार्ता कर आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की तारीफ की है। अर्जुन मुंडा ने कहा है कि देश का कोई भी नागरिक स्वास्थ्य सुविधा से वंचित ना रहे, इसके लिए आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना शुरू की गई है। यूजीसी ने अधिसूचना जारी की है कि कोई भी विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान यूजीसी की पूर्व अनुमति के बिना भारत में किसी भी कार्यक्रम का प्रस्ताव नहीं करेंगे। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को नई दिल्ली में सुशासन सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया। सुशासन सप्ताह 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला सुशासन दिवस तक चलेगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत अपने लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत विकसित देशों को किसी भी दबाव का विरोध करेगा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने देश में बड़े कोरोना मामलात पर बोलते हुए कहा है कि इस समय देश में कोविड के लगभग 2300 सक्रिय मामले हैं, जिस पर खास सतर्कता और निगरानी रखी जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। जैन पीठाधीश्वर हस्तिनापुर रविंद्र कीर्ति स्वामी ने अयोध्या का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 22 जनवरी 2024 के राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इतिहास रचा जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले सौर ऊर्जा संयंत्र पर काम जोरों शोर से चल रहा है। इसी बीच अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों ने 168 एकड़ भूमि चिन्हित की है जहां एनटीपीसी द्वारा सोलर प्लांट लगाया जाएगा। आजम मनाली मार्ग पर फंसे 5 पर्यटकों को रेस्क्यू कर लिया गया है। इस काम में स्थानीय युवकों ने प्रशासन की मदद की है। 17 दिसंबर को एक फॉर्च्यूनर गाड़ी बादल से करीब 10 किलोमीटर दूर चढ़ाई में बर्फ के कारण फंस गई थी और वहां पर 5 लोग फंसे हुए थे। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।